हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के इस महत्वपूर्ण क्लास में, जहां पे हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी के वो सभी प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और हिंदी के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जेएसएससी के द्वारा पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में आपको ये ओवरव्यू मिल जाएगा कि जेएसएससी के द्वारा किस प्रकार से हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए जब आप हिंदी के प्रश्नों को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कि हिंदी के कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि जेएसएससी के द्वारा पूछा जाता है और आगे भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप भी हिंदी के बारे में देखना चाहते हैं, हिंदी के प्रश्नों के बारे में समझना चाहते हैं, तो फिर इस क्लास में आप लोग एंड तक बने रहें। इस क्लास के एंड तक हम लोग कुछ ना कुछ बेहतरीन जरूर सीखेंगे और इस क्लास को कर कर आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है बताएंगे। हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप सीजीएल जो कि 2024-28 जनवरी को हुआ था उस एग्जाम को दिए थे, तो आपको पता होगा कि मुहावरे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठन ठन गोपाल बताएंगे इस मुहावरे का अर्थ क्या है। ठन ठन गोपाल कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो खाली हाथ होना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठन ठन गोपाल का मतलब क्या है? खाली हाथ होना। जिसके पास कुछ नहीं है वो कहेगा ठन ठन गोपाल। जब तक मेरी जॉब नहीं लगती है, जब तक मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, मेरे पास ठन ठन गोपाल, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में होता है क्या किसी के पास कुछ? आप में से ऐसा कोई है जिसका बैंक बैलेंस 1.5-2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है? होंगे। जॉब लगने के बाद 10 लाख किया 50 लाख भी बैंक बैलेंस होगा। ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी तो ठन ठन गोपाल है। तो ठन ठन गोपाल, ठीक है, याद रहेगा सभी को ठन ठन गोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह किस कारक का उदाहरण है बताएंगे। अब यह किस कारक का उदाहरण है, ये तो वही बता पाएगा जो कारक पढ़ा होगा। बताएंगे मोहन पुस्तक पढ़ता है, कौन सा कारक है? देखिए मोहन क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। अच्छा, पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मोहन ही पढ़ रहा है, कोई और पढ़ रहा है क्या? नहीं। कौन सा कारक है? कर्ता। कर्ता। मोहन काम को कर रहा है, मोहन कार्य कर रहा है, मोहन क्रिया कर रहा है। क्रिया क्या हो रही है? पुस्तक पढ़ने का। काम क्या हो रहा है? पुस्तक पढ़ने ला। लेकिन कर कौन रहा है? मोहन। मोहन क्या है? करता है। मोहन करता है, मोहन कर रहा है। अगर यहां पे आपसे एग्जाम में पूछा जाता कि यहां पे क्रिया क्या हो रही है या फिर क्रिया क्या है, तो पढ़ता है। पढ़ना जो है, पुस्तक का पढ़ना क्रिया है, लेकिन मोहन की बात करेंगे, मोहन कारक है। और कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, मोहन करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मोहन करता है। ठीक है, चलिए पानी में कुछ है, इस कथन में शब्द कुछ, इस कथन में शब्द कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है बताएंगे। पानी में कुछ है, इस कथन में शब्द जो कुछ है, कुछ, वो किस सर्वनाम का उदाहरण है? अच्छा, सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा। पानी में क्या है आपको पता है? पानी में क्या है आपको पता है क्या? आप बोलेंगे सर पानी में कुछ है, क्या है हमें नहीं पता है। जब आपको क्या है पता नहीं है तो ये क्या होगा? निश्चयवाचक
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी आपको पता ही नहीं है, यह निश्चय ही नहीं है कि पानी में क्या है। अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पानी में क्या है सर? कुछ भी हो सकता है। पानी में सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, मेढक, कुछ भी हो सकता है सर। हमें नहीं पता है पानी में क्या है। हो सकता है कि पानी में सोना हो सकता है पानी में कोयला हो सकता है पानी में नमक हो सकता है सर पानी में मछली हो और आप मछली पकड़ने जाएं, निकल जाए सांप। तो पानी में क्या है सर हमें पता नहीं है। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? अब सिंपल सा बात, बढ़ेगा कौन? जो पढ़ेगा। बढ़ेगा कौन? कौन बढ़ेगा? एग्जाम में कौन पास होगा? जो पढ़ेगा वही एग्जाम में पास होगा। जो पढ़ेगा उसी की नौकरी लगेगी। अब नौकरी किसकी लगेगी? एग्जाम में पास कौन होगा? जो पढ़ेगा। एग्जाम में पास करने के लिए, नौकरी लगवाने के लिए पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहां पे फिक्स है कि आप एग्जाम में तभी पास करेंगे जब आप पढ़ेंगे। फिक्स है, निश्चयवाचक। क्या है? निश्चयवाचक। ये निश्चय है, ये निश्चित है कि आप पढ़ेंगे तभी एग्जाम में पास करेंगे। आप पढ़ेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। सीजीएल का एग्जाम तभी क्रैक होगा जब आप पढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निश्चय। हमें पता है हमें कैसे पास होना है, हमें पता है हमें आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा और ये पढ़ना निश्चित है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत ही आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधे अधूरे नाटक के किस पात्र के द्वारा अपने आप को घिसने वाला रबड़ का टुकड़ा कहा गया है? रबड़ का टुकड़ा घिसते हैं, आप सभी को पता होगा रबड़ का टुकड़ा घिसते हैं क्या? पेंसिल से हम लोग लिखते हैं और पेंसिल से लिखने के बाद उसको मिटाने के लिए, उसको इरेज करने के लिए हम लोग रबड़ के टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं। रबड़ के टुकड़े को हम लोग घिसते हैं तो पेंसिल से जो लिखते हैं वो मिटा जाता है। तो बताएंगे आधे अधूरे नाटक के किस पात्र के द्वारा ये अपने आप को घिसने वाला रबड़ का टुकड़ा कहा गया है? अब आधे अधूरे नाटक के बारे में आपने पढ़ा होगा, तभी आपको इसका आंसर मालूम होगा। मोहन राकेश का ये नाटक है, ठीक है, आधे अधूरे। और इसमें एक बहुत ही मुख्य पात्र के रूप में जाने जाते हैं महेंद्रनाथ। आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्र के रूप में जाने जाते हैं महेंद्रनाथ। और उसी महेंद्रनाथ के द्वारा ये कहा गया था कि मैं जो हूं क्या हूं? घिसने वाला एक रबड़ का टुकड़ा हूं। और महेंद्रनाथ के द्वारा ये बात किसको कही गई थी? अपने पत्नी सावित्री को। महेंद्रनाथ की पत्नी का नाम क्या है? सावित्री। याद रखेंगे सभी लोग, महेंद्रनाथ की पत्नी का नाम सावित्री। ठीक है, चलिए तो आधे अधूरे नाटक ये आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश जो है वो आधे अधूरे नाटक के लेखक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न था। भारत की कितनी राष्ट्रभाषा है? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, बताएंगे भारत की राष्ट्रभाषा कितनी है? 1 2 3 4 बताएंगे भारत की कितनी राष्ट्रभाषा है? तो कई लोग बोलेंगे सर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, कई लोग बोलेंगे सर इंग्लिश भारत की राष्ट्रभाषा है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का कोई राष्ट्रभाषा है क्या? नेशनल लैंग्वेज है क्या? भारत का नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत का स्टेट लैंग्वेज है, राजभाषा है। क्या है भारत का राजभाषा? हिंदी। आप बोलेंगे सर नेशनल लैंग्वेज क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होती है? जब किसी देश के सभी लोग एक ही भाषा का उपयोग करते हैं
तो उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। अगर भारत के सभी लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होती, लेकिन भारत में कहीं पे हिंदी, कहीं पे इंग्लिश, कहीं पे तमिल, कहीं पे मलयालम, कहीं पे बंगाली, कहीं पे गुजराती, कहीं पे मराठी, कहीं पे संथाली, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है, बताएंगे। हिंदी भाषा का जन्म जो है वो किससे, अपभ्रंश, पाली, लौकिक, वैदिक, बताएंगे। बहुत ही आसान से ये प्रश्न है, बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। अगर हम लोग हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वो हुआ है अपभ्रंश भाषा से। आप बोलेंगे सर कैसे, आइए समझते हैं। पहले था संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से पाली भाषा का जन्म हुआ, पाली भाषा से प्राकृत भाषा का जन्म हुआ, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश भाषा से अवहट, अवहट से हिंदी का। तो यहां पे तो अवहट कहीं भी नहीं है। अगर अवहट होता तो हमारा आंसर होता अवहट, लेकिन अवहट नहीं है, क्या है, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, प्राकृत से अपभ्रंश का हुआ है, और अपभ्रंश से अवहट फिर हिंदी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है, बताएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, बताएंगे सभी लोग। सॉरी सॉरी, देखिए इसके अंदर अगला, हाँ, इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 343। क्या होगा, आर्टिकल 343। भारतीय संविधान में टोटल जो है वो 22 लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। भारतीय संविधान में 8वें अनुसूची में 8th स्केड्यूल में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 343 याद रहेगा सभी को, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल कितने वर्षों का था, बताएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन काल कितने वर्षों का था, आइए समझते हैं। देखिए 9 सितंबर 1850 में वाराणसी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म होता है। ठीक है, कब होता है, 9 सितंबर 1850 में। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछे कि आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहते हैं, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। आधुनिक हिंदी के ये पहले रचनाकार थे और इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि है, भारतेंदु इनकी उपाधि है, इनका नाम हरिश्चंद्र है। ठीक है, हिंदी में नाटकों का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है, इन्हीं ने हिंदी में नाटक लिखने का शुरुआत किया है। ठीक है, चलिए 1850 में इनका जन्म होता है, 1885 में इनकी मृत्यु होती है, 6 जनवरी 1885 में। अब सोचिए 1850 में इनका जन्म होता है, 1885 में इनकी मृत्यु होती है, तो अगर हम लोग इसको माइनस करें तो ये 35 साल निकल के आता है, 35 वर्ष। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर क्या होगा, आप लोग सभी आराम से बोल पाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 35 वर्ष। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन काल 35 वर्ष का था। 1850 में उनका जन्म हुआ, 1885 में उनकी मृत्यु हुई, 35 वर्ष जो है वो जीवित रहे हैं। ठीक है,
इनके द्वारा देखिए हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी, ये दो पत्रिकाएं हैं। इन पत्रिकाओं का संपादन भी इनके द्वारा किया गया। तो इनके द्वारा कितनी पत्रिका? दो पत्रिका। ठीक है, आइए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ प्रमुख रचनाएं: नए जमाने की मुकरी, प्रेम मलिक, भारत वीरत्व, गंगा छवि वर्णन, गीता विंदानंदन, बंदर सभा, विजयनी, प्रेम प्रलाप, भारत दुर्दशा, विजय पताका, प्रेम तरंग, अंधेर नगरी, नील देवी, विजय वल्लरी, प्रेम कुलवारी, सती प्रताप और चंद्र प्रभा। इनमें से आपको याद रखना है ये चंद्र प्रभा, ये भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, ठीक है, और भारत वीरत्व, गीता विंदानंद। ये तीन चार चीजें हैं, इनकी ये तीन चार रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, याद रहेगा। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? 1850 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मृत्यु कब हुई थी? 1885 में, 1885 को। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार महादेवी वर्मा को नहीं मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, या फिर साकेत पुरस्कार नहीं मिला है। कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो कि महादेवी वर्मा को नहीं मिला है? बताएंगे, ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो कि महादेवी वर्मा को नहीं मिला है? अगर महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, साहित्य अकादमी भी मिला है, साकेत पुरस्कार नहीं मिला। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं ऑप्शन डी। आइए इनके बारे में बात करते हैं। महादेवी वर्मा की बात करेंगे। 26 मार्च 1907 को जन्म होता है, 11 सितंबर 1987 को मृत्यु होती है, 80 वर्ष का जीवन होता है। 80 वर्ष का जीवन काल, महादेवी वर्मा 80 वर्ष का जीवन काल याद रहेगा। 1907 में जन्म होता है, 1987 में मृत्यु होती है, 80 वर्ष का जीवन काल। आधुनिक मीरा किन्हें कहते हैं? महादेवी वर्मा। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, कवि निराला के द्वारा। किनके द्वारा? कवि सुमित्रानंदन पंत निराला। ठीक है, याद रहेगा, सुमित्रानंदन पंत निराला जी के द्वारा महादेवी वर्मा को कहा गया हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार, 1956 को पद्म भूषण, 1982 को ज्ञानपीठ और 1988 को पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, चलिए आइए मेला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है? बताएंगे। मेला आंचल उपन्यास पढ़ा होगा आप लोगों ने, फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये उपन्यास है मेला आंचल। ठीक है, और इसके प्रमुख पात्र कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत जो है वो मेला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप मेला आंचल देख सकते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की ये है उपन्यास है। ठीक है, चलिए मिसपाल कहानी में मिसपाल किस विभाग में नौकरी करती थी? बताएंगे। मिसपाल जो कहानी है उस कहानी में मिसपाल जो है वो किस विभाग में नौकरी करती थी या फिर वो कहां नौकरी करती थी? मिसपाल पहले नौकरी करती थी लेकिन बाद में नौकरी को छोड़ दी। ठीक है, मिसपाल ने नौकरी छोड़ दिया। तो पहले ये कहां नौकरी करती थी? बताएंगे। आपके सिलेबस में है मिसपाल, और ये जो है वो सूचना विभाग में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करती है, सूचना विभाग में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिसपाल कहां काम करती है? सूचना विभाग में।
तो ये आप मिसपाल देख सकते हैं, मोहन राकेश की ये कहानी है, ठीक है, कवि मोहन राकेश। क्लियर, ठीक है, चलिए। अच्छा, मिसपाल में मोहन राकेश के द्वारा ये लाइनें भी लिखी गई है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है, बताएंगे। ऑप्शन में जो नाटक दिए हुए हैं उन नाटकों में कौन सा नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है, क्या होगा। इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन बी, क्या होगा, ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद की ये अंतिम नाटक है, ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा सभी को। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है, ठीक है। चलिए, आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताएंगे। आंख का तारा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, और जितना प्यारा ये क्वेश्चन है उतना ही प्यारा इसका आंसर है। इसका आंसर है बहुत प्यारा होना, आंख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसके बारे में मालूम होगा कि आंख का तारा होना मतलब क्या है, बहुत प्यारा होना। जो बहुत प्यारा होता है उसे हम लोग कहते हैं तू तो मेरे आंख का तारा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। खून ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। खून ठंडा होना, खून गर्म होने का तो मतलब है कि गुस्सा आना, खून गर्म हो गया, सभी को पता है। खून गर्म होना, इसका तो मतलब है गुस्सा आना। जब गुस्सा आता है सॉरी, जब आपको गुस्सा आता है तो आपका खून जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। खून ठंडा होने का क्या मतलब है, खून ठंडा होने का क्या मतलब है, खून ठंडा होने का मतलब है डर होना, भयभीत होना। ऑप्शन बी, जब हम लोग डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हमारा खून ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो खून गर्म होना, गुस्सा होना, खून ठंडा होना, भयभीत होना, ठीक है, डर होना, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रहेगा सभी को। चलिए आगे बात करते हैं। घर घाट एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। घर घाट एक करना, घर घाट एक कर दिया है, कहते हैं ना भाई उसने तो घर घाट एक कर दिया है, वो इस साल नौकरी लेकर ही छोड़ेगा, वो सीजीएल का एग्जाम क्रैक कर ही छोड़ेगा। उसने घर घाट एक कर दिया है मतलब वो कठिन परिश्रम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो जॉब लेके छोड़ेगा, नौकरी लेकर छोड़ेगा। कठिन परिश्रम करना, घर घाट एक करना, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अगले माह शीत ऋतु प्रारंभ होगी, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अब रेखांकित कौन सा है, शीत शब्द जो है वो रेखांकित किया गया है, तो आपको बताना है शीत शब्द का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होगा, ठीक है। विलोम का मतलब क्या है, विपरीत, उल्टा, बताएंगे शीत का उल्टा क्या होगा। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। शीत का मतलब क्या होता है, शीत ऋतु, या फिर शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा। शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा, ठंडा का उल्टा क्या होगा, गर्म या फिर गरम। ऑप्शन ए, या तो गर्म या तो गरम, यही शीत का उल्टा होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शीत का उल्टा, ठीक है। क्लियर। देखिए यहां पे विलोम शब्द पूछा गया है शीत का, लेकिन आसानी से नहीं पूछा गया है, उसके लिए एक लंबा चौड़ा भाषण दिया हुआ है। सीधे सीधे पूछता शीत शब्द का विलोम शब्द क्या है, नहीं, क्वेश्चन को बड़ा किया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रगल्भ विलोम शब्द क्या होगा? प्रगल्भ बताएंगे। प्रगल्भ का विलोम शब्द क्या होगा? अच्छा, प्रगल्भ का मतलब क्या है? प्रगल्भ का मतलब है इंटेलिजेंट, होशियार, बुद्धिमान। प्रगल्भ का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट, होशियार, बुद्धिमान। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अप्रगल्भ यानी मूर्ख, मंदबुद्धि, जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि का अवतार किस कवि को माना जाता है या फिर माना गया है? बताएंगे। महर्षि वाल्मीकि का, जिन्होंने रामायण लिखा है, रामायण किन्होंने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने। जब महर्षि वाल्मीकि का अवतार किन्हें माना जाता है? बताएंगे। महर्षि वाल्मीकि की अगर बात करें तो इनका अवतार जो है वो तुलसीदास को माना जाता है। ऑप्शन बी। ठीक है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा, हनुमान चालीसा उसकी रचना भी तुलसीदास के द्वारा, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, चलिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महर्षि वाल्मीकि का अवतार तुलसीदास को माना जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। मेला आंचल उपन्यास किस राज्य की कहानी है? बताएंगे। मेला आंचल जो उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु की, इसमें किस राज्य के बारे में बात की गई है? किस राज्य की कहानी जो है दिखाया गया है? बताएंगे। सभी लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। इसका सही आंसर होगा बिहार के बारे में। कहां पे? बिहार के बारे में। ठीक है, मेला आंचल जो उपन्यास है इसमें बिहार के बारे में बात की गई है, बिहार के एक गांव के बारे में बात की गई है। इसमें प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, और डॉक्टर प्रशांत जो है वो पटना मेडिकल कॉलेज से अपने डॉक्टर की पढ़ाई जो है वो पूरा करते हैं। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए मेला आंचल में डॉक्टर प्रशांत किस मेडिकल कॉलेज से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई को पूरा करते हैं? पटना मेडिकल कॉलेज से। ठीक है, याद रहेगा। चलिए चलिए, तो आई होप तो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है, और आज के क्लास में बहुत सी चीजें हैं जो आपने पहली बार देखी होंगी, बहुत सी चीजें हैं जो आपने नया सीखा होगा, कुछ बेहतरीन जो है वो सीखा होगा। तो इसी प्रकार से रोजाना सुबह 9 बजे मेरे साथ इस क्लास में जुड़े, जहां पे हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।